हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे होटल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। किसी भी होटल के अंदर बहुत तरह की इमरजेंसीज़ हो सकती हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज़। तो उन्हीं की बात करते हैं कि हमें उनमें किस तरह से उनका ध्यान रखना है। तो बेसिकली हमारा टॉपिक इज़ हैंडलिंग मेडिकल इमरजेंसीज़ इन होटल। Myself Dr. Preeti Raina, Assistant Professor, Tourism Management, Government College for Women, फरीदाबाद। होटल या रिजॉर्ट्स बेसिकली ज़रूरी है उनके लिए, ये उनका लीगल ड्यूटी बनती है कि वो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें फ़र्स्ट एड के रूप में। हम सबको मालूम है इट्स नॉट कि एज ए डॉक्टर वो प्रोवाइड करें, बट फ़र्स्ट एड जो है मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी होटल्स की बनती है। इसलिए उनके पास ज़रूरी है कि वहाँ के लोकल इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स या पुलिस से रिलेटेड नंबर्स हों या एम्बुलेंस का नंबर हो, ये सभी नंबर असिस्टेंस के लिए उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिज़नेस चला रहा है तो उसकी मेन ड्यूटी है कि वर्ल्ड हेल्थ सेफ्टी एक्ट के तहत कि उसकी जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके इवन वर्कर्स जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और या फिर जिनको वो सर्विसेज दे रहा है बेसिकली, वो एक्सपोज्ड नहीं होनी चाहिए हेल्थ और सेफ्टी रिस्क से। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर नॉर्मली वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये ध्यान रखा जाए कि वर्कर्स की हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड उनको इस टाइप का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। रेगुलेशंस जो हैं वो ऑब्लिगेटरी हैं कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है इस बिज़नेस के अंदर, उसके पास में जो है वो फ़र्स्ट एड की रिक्वायरमेंट जो है फर्स्ट वो पूरी ज़रूर करें। यानी कि वो फ़र्स्ट एड इक्विपमेंट्स होने चाहिए उनके पास में, और वो ये निश्चित करें कि जो भी वर्कर्स काम करने की जगह पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो है उन सब के पास में फ़र्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी निश्चित करें कि जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं उनमें से कुछ को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो कि वर्क प्लेस के अंदर अगर किसी वर्कर को किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ती है फ़र्स्ट एड की, तो उसको वो फ़र्स्ट एड देने में सक्षम हो। तो उनको इसके लिए ट्रेन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से होटल इमरजेंसी जो टीम होती है, इमरजेंसी की टीम होती है, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं। उसके अंदर वहाँ का ड्यूटी मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर या सुपरवाइज़र, फ्रंट ऑफिस मैनेजर और मैनेजर जो ड्यूटी पर है या जनरल मैनेजर। तो किसी भी होटल के अंदर जो होटल इमरजेंसी टीम बनाई जाती है, ये सभी उसके सदस्य होते हैं। हेल्थ इमरजेंसी जो है, हम बेसिकली कहते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन जब कोई गेस्ट या कोई स्टाफ मेंबर जो है उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है किसी भी कारण से। कार्डियक अरेस्ट हो गया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया वो व्यक्ति, या कोई भी पर्सन जो है उसको और भी किसी तरह की जो बीमारी को फेस करना पड़ा उस सिचुएशन में, तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो मेनली जो है सबसे पहले वो कांटेक्ट करता है टेलीफोन ऑपरेटर को। तो टेलीफोन ऑपरेटर जो है वो ये निश्चित करे कि गेस्ट जो है जिसको जो प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वहाँ की इमरजेंसी टीम को दे दे। अगर गेस्ट सर्विस टीम जो है उसको सबसे पहले फ़ोन मिलता है गेस्ट की तरफ से जो सर्विस दे रही हैं, तो वो अब जो है इन्फॉर्म कर दे इसको, ताकि जो भी सिक्योरिटी पर्सन है वो इमीडिएटली उस जगह पर, उस पोजीशन पर जो है मौके पर पहुंच जाए सर्विसेज देने के लिए। साथ ही बहुत ज़रूरी है जब आप कॉल अटेंड कर रहे हैं, होटल एम्प्लॉय जो अटेंड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की कॉल को, उस कॉलर का नाम नोट करें, उसका रूम नंबर, रूम कहाँ पर लोकेटेड है वो नोट करें, उसको किस टाइप की परेशानी है या किस टाइप की चोट लगी है ये भी नोट करें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर को या ड्यूटी मैनेजर को इमीडिएटली प्रोवाइड करा दें। इसी तरह से अगर गेस्ट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, तो एम्बुलेंस को कॉल किया जाए, या फिर होटल का अगर व्हीकल अवेलेबल है, जो भी चीज़ अवेलेबल है उस वक्त इमीडिएटली जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि पर्सन की सिचुएशन के ऊपर भी। अगर एम्बुलेंस की ही ज़रूरत है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई भी देना है या बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो एम्बुलेंस, अदरवाइज़ होटल का ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है उसको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। इसी तरह से जो होटल स्टाफ जो है उसको गेस्ट के साथ में रहना चाहिए, यानी वो व्यक्ति जिसको चोट लगी है उसके साथ में रहना चाहिए जब तक कि वहाँ से इमरजेंसी यूनिट नहीं आ जाती है। साथ ही अगर गेस्ट रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर को कॉल किया जाए,
तो जो भी तरीका है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अगर सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है तो जो भी मैनेजर ड्यूटी पर जो है वो मेडिकल इमरजेंसी टीम के लीडर के रूप में काम करेगा और वो सारे निर्देश जो है वो देगा। सिक्योरिटी मैनेजर को इमीडिएटली जो है ये नोट कर लेना चाहिए कि जो भी सिचुएशन जो है हुई है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी मैनेजर को नोट करनी होती है। इसी तरह से जो फ़र्स्ट एड जिसको ट्रेनिंग दी गई है, जो स्टाफ है होटल का जिसको फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है, उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो सिक्योरिटी टीम मैनेजर के साथ में मिलकर जो पेशेंट है उसको स्टेबलाइज़ करें जब तक कि एम्बुलेंस जिसको बुलाया गया है वो वहाँ पर पहुँच नहीं जाती। साथ ही व्हील चेयर भी की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए इमीडिएटली। ये नहीं कि उस वक्त ढूंढा जा रहा है कि व्हील चेयर कहाँ है, किस कोने में होगी, किसको पता है, नहीं। इस सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उस टीम को होनी चाहिए, इमरजेंसी टीम को, ताकि तुरंत व्हील चेयर जो है अवेलेबल कराई जा सके। इसी तरह से होटल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एम्बुलेंस को जो है बताया जाता है कि उसने कहाँ पर पहुँचना है, जैसे कि एम्प्लॉय के एंट्रेंस गेट पर पहुँचना है या होटल की जो इमरजेंसी एग्ज़िट है वहाँ पर जो है वो एम्बुलेंस जो है वो पहुँच जाती है। सभी मेडिकल इमरजेंसीज़ जो हैं वो होटल की लॉग बुक में नोट की जानी चाहिए। सिक्योरिटी लॉग बुक या फ्रंट ऑफिस की जो डेली लॉग बुक है उसके अंदर वो सारी सिचुएशंस जो है उनको नोट किया जाना चाहिए। साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गेस्ट से ली जानी चाहिए। बेसिकली जब एक बार हॉस्पिटल में गेस्ट को एडमिट कर दिया गया तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट करनी चाहिए, जैसे कि किस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया है, उसका वार्ड नंबर या रूम नंबर क्या है और गेस्ट को जो है हॉस्पिटल के अंदर कैसे मिला जा सकता है। इसी तरह से ये आइडेंटिफाई किया जाए कि अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी नंबर जो हमें गेस्ट को जो नंबर दिया गया है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि गेस्ट ने जब हमारे होटल में चेक इन किया था तो उसका कोई नंबर होगा, उसकी बुकिंग किसी के थ्रू आई होगी या डायरेक्ट बुकिंग आई होगी या ट्रैवल एजेंट के थ्रू आई होगी, तो वो नंबर हमें हमारे पास में नोटेड होना चाहिए। साथ ही जो उस नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस सिचुएशन की, गेस्ट के साथ में क्या हुआ है, उनको इन्फॉर्म कर देनी चाहिए। इसी तरह से जो पेमेंट का तरीका है, जब आपका गेस्ट जो हॉस्पिटल में रह रहा है तो वो बुकर के द्वारा यानी जिसने बुकिंग की है या गेस्ट के द्वारा वो सारी इन्फॉर्मेशन ली जानी चाहिए कि उसकी पेमेंट किस तरह से होगी। अब हम बात करते हैं जो सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि पहला है आपका बर्न एंड स्कैल्स। बर्न्स या इंजरीज़ वो जो कि हीट या फायर की वजह से होती हैं, जो इंजरी उसको हम बर्न कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी फायर हो सकता है, केमिकल की वजह से हो सकता है, आग लग सकती है, लाइट की वजह से हो सकती है, रेडिएशन या फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकती है। किसी भी तरह से जो है हीट या फायर की वजह से जो इंजरी हो सकती है तो बर्न्स कहते हैं बेसिकली। और बर्न्स जो हैं उनके अलग अलग लेवल्स होते हैं कि ज़ख्म जो है या जला जो है वो किस लेवल तक जला है उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह से स्कैल्स हम कहते हैं जब जला है कि आपकी स्किन को किसी हॉट लिक्विड की वजह से, चाहे वो उबलता हुआ पानी हो, स्टीम हो या उबलता हुआ तेल हो, उसकी वजह से अगर इंजरी होती है तो हम बेसिकली इसको स्कैल्प कहते हैं। जनरली फर्स्ट या सेकंड डिग्री बर्न होता है इसमें। हमारी स्किन जो है वो जल सकती है सूरज की तेज से भी, गर्म लिक्विड से भी, आग से भी। तो डिफरेंट टाइप के बर्न्स होते हैं, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए भी ज़रूरी है कि डॉक्टर उनको ट्रीट करे। अब बेसिकली बर्न क्या है, उसमें क्या किया जाना चाहिए और कब डॉक्टर को बुलाया जाना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो स्किन बर्न्स जो हैं वो बेसिकली जब हीट की वजह से, गर्मी उसकी वजह से जो टिश्यू जो है हमारी बॉडी का, स्किन का जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है, तो वो आपका जो है बर्न हो जाता है। और सिवियरिटी जो है वो बर्न की उसको हम 1 to 4 लेवल तक डिवाइड करते हैं। बेसिकली 4 डिफरेंट डिग्रीज़ होते हैं बर्न्स की। अगर हम देखें तो देखिए, आप पिक्चर को देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, एक फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है और फोर्थ डिग्री है। उसकी सिवियरिटी भी हमें नज़र आ रही है कि स्किन की सुपरफिशियली ऊपर से जली है हमारी, ज़्यादा रेड हुई है, वहाँ छाले पड़े हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज हुआ है या मसल या बोन्स जो है वो तक भी इफ़ेक्ट हो गई हैं, इस तरह से जो है। और जो माइनर बर्न्स हैं तो उनके लिए तो हम उसको ठंडे पानी से जो है उसको सही कर सकते हैं, ठंडा पानी चला सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा बर्न है तो डॉक्टर के पास में जाने की बहुत ज़रूरत होती है।
एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट डिग्री बर्न जो है उनको हम सुपरफिशियल बर्न्स भी कहते हैं, जो कि माइल्ड सन बर्न, हल्का फुल्का जो होता है, जो आपकी आउटर लेयर जो है, हमारी स्किन की कई लेयर्स होती हैं, तो बाहरी स्किन जो लेयर है सिर्फ वही इफ़ेक्ट होती है, वो हमारी स्किन लेयर लाल हो जाती है, थोड़ी पेनफुल हो जाती है या ड्राई हो जाती है, पर छाले नहीं पड़ते हैं। उस वक्त हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। इसी तरह से होता है हमारा सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री में वो थोड़ा सा उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादातर जो है गर्म फ्लूइड जो है उसके गिरने से होता है, या फ्लेम के नज़दीक अगर आपने गर्म चीज़ को पकड़ लिया है वहाँ से भी हो सकता है। आपका जो वो हिस्सा है वो लाल हो जाएगा, वहाँ छाले भी पड़ जाएंगे, और वो थोड़ा सा गीला, स्वोलन या पेनफुल जो है वो नज़र आता है। बर्न जो है हमेशा जो है आपको लगता है कि वाइट है, और आपको लगता है वो हिस्सा सफ़ेद सा हो गया, और आपको लगता है कि इस हिस्से में जो है इन्फेक्शन हो सकता है, ये हमें उसमें बेसिकली नज़र आता है। अगर हम देखें जो थर्ड डिग्री बर्न है, बेसिकली जब हमारा जो आउटर स्किन है या जो इनर लेयर है स्किन का वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब हमारा बेसिकली थर्ड डिग्री बर्न होता है। उसके केस में जो हमारी अंदर की हड्डियाँ या मसल्स जो हैं वहाँ तक हमारा जो बर्निंग है वो पहुँच जाता है, और जो बर्न हिस्सा है वो काफ़ी स्टिफ हो जाता है, ब्लैक कलर का या येलो ब्राउन कलर का हो जाता है, और इस तरह से जो हमारे नर्व्स वगैरह हैं वो भी जल जाते हैं। ये बर्न बेसिकली जो है, जो गर्म उबलता हुआ खौलता हुआ लिक्विड है या तेल है उसकी वजह से होता है, या ज़्यादा देर तक हमने गर्म चीज़ों को हाथ लगाया हुआ है उस कारण से हो सकता है। कई बार किसी केमिकल की वजह से भी हो सकता है या बिजली के अंदर कोई आग लगी हो उसके कारण भी हो सकता है। इसके लिए स्किन की ग्राफ्टिंग की आवश्यकता होती है बेसिकली। तो उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा सिविरिटी है तो वो 4 डिग्री बर्न हो जाता है। हमारी मसल्स, हड्डियाँ, इवन जॉइंट्स जो हैं और जो बाहर की स्किन है वो पूरी तरह से जो काली पड़ जाती है, तब वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो कंडीशन जो है आपकी सीवियरिटी की, उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर के पास में अपने गेस्ट को जो है, जिसको भी या पेशेंट जो है उसको लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली जो माइनर बर्न्स है वो हमें पता चल गया कि उसके लिए आप ठंडे पानी के नीचे 5 मिनट के लिए आप अपने हिस्से को रख दीजिए। वहाँ पर कोई भी ऑयल नहीं लगाना, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाना, और ना ही उसके साथ छेड़छाड़ करनी है, उसको फ्रीली छोड़ देना है। और इन केस आपका बर्न गहरा है तो मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। उस हिस्से में थोड़ा सा ठंडे पानी का कपड़ा भिगो के उस हिस्से में रख लीजिए, हल्का सा वहाँ पर सिर्फ उसको ढकिए, और उसके बाद में जो है उसको डॉक्टर के पास में ले जाइए बेसिकली। अब बात हम करते हैं ये बर्न्स वगैरह या जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, इनको कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है, जैसे कि नॉर्मली किचन में अगर पर्सन्स जो है वो काम कर रहे हैं और वहाँ का फ्लोर जो है वो स्लिपरी है, तो वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति फिसल सकता है। फिसलने की वजह से वो किसी गर्म बर्तन से टकरा सकता है, या गर्म कढ़ाई में तेल है, किसी तेल के अंदर जो है तेल है वो गर्म है, उबल रहा है, उससे भी टकरा सकता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर हो सकती हैं। तो जो फ्लोर का सरफेस है वो बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली होना चाहिए। साथ में जो भी फुटवेयर जो आपने पैरों में पहन रखा है वो ऐसा होना चाहिए जो कि स्लिप ना करे, स्किड ना करे। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि इक्विपमेंट, जो बर्तन या जो सामान रखा हुआ है जो कि गर्म है, उन एरियाज़ पे जो स्टिकर्स या साइंस लगे होने चाहिए जो ये बता सकें किसी को भी कि हाँ ये गर्म है और इसे ना छुआ जाए, या एहतियात बरतने की आवश्यकता है। साथ ही इसी तरह से अगर डीप फ्रायर्स हैं, वहाँ से उसमें जो तेल है किस तरीके से उसको खाली किया जा सकता है, उसका जो मेथड है उसको फॉलो किया जा सके, ताकि उठा के सिंपली ये नहीं उसको कपड़ा पकड़ा और उठा के डाल रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसके गिरने की। इसी तरह से ऑटोमेटिक मशीन डिवाइसेस भी होती हैं जिससे कि बहुत बड़े बड़े बर्तन जो हैं फूड के, उनको जो है नीचे लेवल पे लाया जा सकता है। उससे सामान जो है बाहर निकालना है हमें, उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। साथ ही जो जिनमें तेल है या गर्म उबलता हुआ फ्लूइड है, ऐसे बर्तनों को जो है जिस वक्त आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उनको ढक कर रखा जाना चाहिए। इसी तरह से कोई भी ट्रे या ट्रॉली जिससे कि आप हॉट लिक्विड जो है सर्व कर रहे हैं, या उसके अंदर गर्म प्लेट है या बर्तन जो है जिसके अंदर हॉट सामान सर्व कर रहे हैं, उनको भी एहतियात तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। साथ ही अगर हमारा स्टाफ या जो यूज़ कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर वो प्लेट गर्म है तो वो गेस्ट को भी इन्फॉर्म करें कि ये गर्म है, तो उसको ध्यान से पकड़ें।
सेफ़ वर्किंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जब काम कर रहे हो तो काम करने के दौरान जो तरीका है आपका वो बहुत ही सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। जैसे कि जिस वक्त कॉफ़ी मशीन है, एक्सप्रेसो मशीन है या डीप फ्राइंग फूड से आप काम कर रहे हो, तो उसके वक्त काम करते वक्त बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। साथ ही समय समय पर जैसे हमारे डीप फ्रायर्स होते हैं, ग्रिल्स होते हैं या जो भी हैं, उनको चेक भी करते रहना चाहिए। अगर वो इस्तेमाल में नहीं है तो उन्हें बंद कर दिया जाए, तो उनका रूटीन चेक होना भी ज़रूरी है। काम करते वक्त जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, उनमें जब आप काम कर रहे हो तो जो भी पर्सनल इक्विपमेंट्स होते हैं आप पहनने के लिए, अगर आप लोगों को हाथों में ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है, हीट रेजिस्टेंट जो होते हैं या एप्रन्स बांधने की ज़रूरत है, तो वो सब का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसी तरह से जो वेटर्स हैं वो हाथों को ढकने के लिए, अगर वो हॉट प्लेट पे काम कर रहे हैं या अवन में से कुछ सामान निकाल रहे हैं, तो ग्लव्स हाथ में होने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये निश्चित किया जाना चाहिए जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हो अगर वो हॉट बेवरेज मशीनरीज के साथ में काम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस किचन के अंदर इस हिस्से में काम करता है, जो गर्म फ्लूइड के साथ में करता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो किस तरह से काम करेगा और किन बातों का ध्यान रखेगा। और जो भी सिग्नल्स अगर या साइंस लगे हुए होते हैं हॉट इक्विपमेंट से रिलेटेड, उनको भी फॉलो किया जाना चाहिए। इसी तरह से जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरह से हॉट आइटम्स को हैंडल करना है उन्होंने। जैसे कि अगर उन्होंने सामान जो है किसी इक्विपमेंट में रखा है, चाहे वो माइक्रोवेव है, ओवन है या कोई और ऐसी गर्म चीज़ इंस्ट्रूमेंट में रखा हुआ है, उससे उसको निकालना है तो दरवाज़ा किस तरह से खोलना है, उसका ढक्कन किस तरह से हटाना है, क्योंकि अगर इमीडिएटली ढक्कन हटाओगे तो उसमें से जो गर्म भाप होगी वो आपकी बॉडी को जो है हार्म दे सकती है। इसी तरह से अगर आपने कोई सॉस पैन भगोना अगर आपने रखा है गैस के ऊपर, हॉट प्लेट के ऊपर, तो आप ध्यान रखिए कि उसका हैंडल जो है वो हीट की तरफ तो नहीं जा रहा। हीट की तरफ जा रहा होगा, आपने अनजाने में हैंडल को पकड़ोगे वो भी गर्म हो चुका होगा, या उसमें कोई चमचा रखा है वो गर्म हो चुका होगा और आप हाथ से पकड़ेंगे तो उसमें जलने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप किसी गर्म बर्तन को यूज़ कर रहे हैं तो आप सूखे बर्तन जो है, कपड़े जो है, उसका इस्तेमाल करें। प्रॉपरली होना चाहिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। सभी बर्तनों को जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं इधर उधर से उनको एक कॉर्नर पे रखना चाहिए, और ताकि आपको पूरा ध्यान रहे कि आपका कौन सा बर्तन गर्म है और कौन सा ठंडा है। इसी तरह से जो किचन विंडोज़ हैं, किचन विंडोज़ के अंदर जो है बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाई जा सकती हैं, ताकि जो अगर सर्व किया जा रहा है तो आप उसके थ्रू जो है सामान आगे सर्व कर सकते हो। क्योंकि बड़े बर्तनों को या गर्म बर्तनों को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए जो है बहुत चांसेस हो सकते हैं कि वो आपके हाथ से गिर जाए, किसी को लग जाए या चोट पहुँचा सकते हैं उसके अंदर। या फिर किचन से बाहर निकलने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए दूसरे एग्ज़िट या एंट्रेंस डोर्स होने चाहिए अलग अलग, ताकि उसमें भी आपको दिक्कत ना आए। सो किचन जो बेसिकली होटल के अंदर है वो इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए जिसकी के वजह से गर्म चीज़ों के साथ में जब काम किया जा रहा है तो उन पर ध्यान दिया जा सके। बर्न्स के साथ साथ जो दूसरा मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है वो होता है आपका ब्लीडिंग का, किसी को अगर चोट लग गई बेसिकली। तो अगर किसी को चोट लगी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली उस हिस्से को पानी से धो दीजिए, वहाँ पर जो भी कोई डर्ट है या मिट्टी है उसे क्लीन कर दीजिए। उस ज़ख्म को आप सोप वाले वाटर के साथ में भी साफ़ कर सकते हैं और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से भी साफ़ कर सकते हैं, ताकि उस जगह पर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। जो ज़ख्म है उसके ऊपर जो स्टेराइल जो आपकी बैंडेज है वो आप बांध सकते हैं, या जो भी पट्टी है वो वहाँ पर लगाई जा सकती है। बैंडेज को आप ध्यान रखें कि अगर वो गीली हो जाती है तो उसे हटा दिया जाए और नई बैंडेज जो है वहाँ पर बांध दी जाए, जिससे कि उस ज़ख्म पर इन्फेक्शन ना हो। और उस ज़ख्म को जो है डेली जांचने की ज़रूरत है। डॉक्टर को बुलाया जाए अगर वो हिस्सा लाल हो जाता है या सूज जाता है, या उस हिस्से के अंदर पस जो है अगर निकल रहा है। ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं क्योंकि जो वर्कर्स हैं अगर काम कर रहे हैं किचन के अंदर भी, तो कट्स भी उनको लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कट काफ़ी बड़ा है तो उसको जब हम पानी से साफ़ कर लेंगे, उसको चेक करेंगे कि ज़ख्म कितना बड़ा या छोटा है। स्टेराइल गॉज़ के साथ में उसको क्लीन करेंगे पूरे ज़ख्म को, और अगर आपके पास में रबर ग्लोव्स हैं तो उनको पहन के रखिए, उनसे कीजिए, ताकि हमारे हाथ को जो है वो उसमें टच ना हो। हाथ से भी इन्फेक्शन हो जाता है कई बार। ब्लीडिंग अगर हो रही है तो जो है जिस हिस्से के अंदर, तो आप उसको ध्यान रखें, और उसका लेवल जो है आपको कई बार अगर पैर में है, हाथ में है, तो थोड़ा सा ऊंचा करके रख देते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है ज़्यादा ना हो। नीचे की तरफ अगर खून होगा तो प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा बहेगा।
अपने हाथ से जो है पट्टी को बांधें पूरी तरह से, उसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए उस ज़ख्म पर उसको रखें। उसको बार बार आप जो है ना हटाएं, क्योंकि उसको हमें कोशिश करनी है कि उसके ऊपर क्लॉट जो है वो पूरी तरह से हो जाए और खून जो है वो रुक जाए। अगर हमारा गॉज़ जो है ब्लड को सोख लेता है तो उसे हटाएंगे नहीं, उसके ऊपर आप दूसरा गॉज़ जो है वो रख सकते हैं, दूसरी पट्टी जो है रखी जा सकती है। मेडिकल केयर की ज़रूरत है, यानी डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता होती है अगर आपका ज़ख्म जो है या जो कट लगा है आपको काफ़ी बड़ा है। 5 मिनट तक अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है और दोबारा से ब्लड बहना शुरू हो जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाए। अगर आप उसको क्लीन करते हैं उस हिस्से को, तो आप ये ध्यान रखें कि वो क्लीन करते वक्त ज़ख्म जो है वो ज़्यादा का ज़्यादा उसको टच ना हो, जिससे कि वो ज़ख्म और गहरा या ख़राब ना हो। आप ये ध्यान रखें कि ज़ख्म फेस पर है या नेक पर है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको आप डील करेंगे। कई बार जो है इवन एनिमल बाइट या ह्यूमन बाइट की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ज़ख्म लग सकता है, तो उसको उस अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करना है। अगर आपका ज़ख्म आधे इंच या 1 इंच से ज़्यादा है, डीपर है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है उसकी वजह से कोई नर्व तो डैमेज नहीं हुई है उस हिस्से की, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपको टाँका लगाना पड़ेगा तो डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही इसी तरह से हमारे पास में और प्रॉब्लम आ जाती हैं, कई बार स्प्रेन या स्ट्रेन्स, कई बार मुड़ जाता है पैर, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। उस केस में जो है मेनली हमको राइस थेरेपी करनी होती है। राइस थेरेपी का मतलब है, सबसे पहले है राइस मतलब रेस्ट, यानी कि उस हिस्से के अंदर जो है आपको जो भी स्ट्रेन्ड एरिया है उसको रेस्ट दीजिए। आर्म में अगर चोट लगी है या पैर में चोट लगी है, आपको स्लिंग से उसको बांध दीजिए। अगर उंगलियों में चोट लगी है, उसी तरह से उसको उंगली के हिस्से को आपको बांधना पड़ेगा, आसपास के उससे अंगूठे से अलग करते हुए, ये ध्यान रखना है। आइस का मतलब है 20 मिनट के लिए जो है, हर घंटे में 20 मिनट के लिए आप उस हिस्से पर जो है आइस रखिए। आइस को हम डायरेक्टली नहीं रखेंगे स्किन के ऊपर, जहाँ जो डैमेज हिस्सा है टॉवल में लपेट कर वहाँ पर उस हिस्से को हमें हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट के लिए बर्फ़ लगानी चाहिए। ये तब है जब हमारा बेसिकली सूज जाता है, कई बार मुड़ गया पैर और सूजन आ गई। उसी तरह से जो है आप कंप्रेस कर सकते हो उसको इलास्टिक बैंडेज के द्वारा, या फिर बेसिकली जो है स्पेशलाइज्ड ब्रेसेस जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, या इलास्टिक बैंडेज जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही हर्ट लेवल जो है हमारा होता है उससे ऊंचा कर आप उस हिस्से को कर दीजिए, यानी कि हाथ उसके नीचे पिलो लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए, और पाँव को है या जहाँ भी आपको चोट लगी हुई है उस हिस्से को आप ऊंचा कर दीजिए जहाँ पर सूजन आई हुई है, जिससे सूजन आपकी इंक्रीज़ नहीं होती है। इसी तरह से आपको दर्द को शांत करने के लिए आपको कोई ना कोई जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है वो दी जानी चाहिए। आइबुप्रोफेन है, एसिटामिनोफेनोन है या एस्प्रिन है। पर अगर वो जो भी व्यक्ति है वो 19 साल से छोटा है तो उसे एस्प्रिन ना दें। ये जो आपकी पेन किलर्स हैं बेसिकली आपकी थोड़े से दर्द या स्वेलिंग को जो है वो कम कर देती है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी स्ट्रेन या स्पेन जो है वो ज़्यादा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि आपको लगा कि सिर्फ हल्की सी मोच चाहिए, पर आप देखते हो कि उस इंजरी से जो है पॉपिंग साउंड आती है। अगर थोड़ा सा भी फोल्ड करोगे तो आवाज़ आती है, कटक कटक, यानी वो हड्डी के टूटने की आवाज़, हड्डी के मुड़ने की आवाज़, वहाँ से क्रैक है इसका मतलब, ठीक है। तो उस टाइम पर जो भी व्यक्ति है जो उसको जॉइंट या लिम्ब जो है उसको हिलाना नहीं चाहिए, और ये देखने की ज़रूरत है किस हिस्से में आई है, और उसको हाथ से थोड़ा सा हल्का सा देखिए कौन सा हिस्सा है जो आपको लग रहा है दर्द महसूस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन हो उसमें जहाँ तक हल्का फुल्का है उसको आप फर्स्ट एड के द्वारा सही कर सकते हैं, बट अगर जहाँ भी थोड़ा बहुत हमें लगता है कि इसका लेवल ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर को बुला देना चाहिए, जिससे किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है जो हमारा पेशेंट है उसकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि होटल्स के लिए जो है फर्स्ट एड जो है या मेडिकल इमरजेंसीज़ है उनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है।